इस पूरे संकल्प पत्र में प्राप्ति जी भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर ही नहीं आ रही। इसमें दो चीजें नजर आ रही हैं। एक तो एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी का प्रतिबिंब नजर आ रहा है, यानी एक ऐसा इंसान जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से प्यार कर। ये मिथोमैनिया जो होता है ये बेसिकली एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जहां पे इंसान खुद ही बिलीव करने लगता है अपने बोले गए झूठों पर। CMIE का डाटा है कि 44% नौजवान जो 20 साल से 24 साल की जो उम्र है उसमें बेरोजगार। सारी की सारी चीजें जो जनरलाइज, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आपको पता है इस विजन डॉक्यूमेंट में कहा गया है हम इंडिया को सेमीकंडक्टर का हब बना देंगे, हम इंडिया को ईवी का हब बना देंगे। आज का ही डाटा है, इंडिया का एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो 2023-24 में 3% से गिरा है। पिछले साल $451 बिलियन के प्रोडक्ट्स इंडिया ने एक्सपोर्ट किए थे, जो इस साल घट के $437 बिलियन हो। इससे दो बातें होंगी। अगर जीत गए तो वैसे भी बीजेपी हाशिए में थी, और वैसे भी डेमोक्रेसी बीजेपी में तो बची नहीं है, देश में भी नहीं बची है। और अगर हार गए तो फिर जितने बीजेपी के लीडर्स हैं जिनका कद छोटा कर दिया गया है, वो कहीं ना कहीं बड़े हो पाएंगे कि साहब आप ही थे जिताने वाले और आपकी वजह से हारी। आप लोग जो है, आप लोग डिसाइड करेंगे। आप लोग को इस चीज का फैसला करना है कि जब कोरोना में आप दर बदर भटक रहे थे अपने घर के किसी व्यक्ति को लेके, तब आपको मोदी जी का सुशासन नजर आया था क्या? जब आप डिमोनेटाइजेशन के लिए लाइनों में लगे थे, तब क्या आपको मोदी जी का सुशासन नजर आया था क्या? जब 2020 के बाद से नौकरियां आपकी गई या आपके घर के सदस्यों की गई, तब क्या मोदी जी का सुशासन आपको नजर आया था क्या? जब पेट्रोल 100 के पार चला गया, तब क्या मोदी जी का सुशासन आपको नजर आया था क्या? ये पूरा का पूरा अब जनता बनाम मोदी की फाइट होगी। नमस्कार, मैं प्राप्ति बैनर्जी अर्थ सत्य के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन सिंह, जो आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर गहरी पकड़ रखते हैं। आज के एपिसोड में राजीव जी आपसे बात करूंगी बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर। जो पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन के पहले निकालती हैं, आमतौर पे उसे मैनिफेस्टो कहते हैं। बीजेपी उसे संकल्प पत्र कहती थी, पर इस संकल्प पत्र में जो देखा जा रहा है कि हर जगह सिर्फ यही कहा जा रहा है कि ये है मोदी की गारंटी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये संकल्प पत्र अचानक से मोदी की गारंटी कैसे बन गया और आप इस चीज को कैसे देखते? देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है प्राप्ति जी। ये संकल्प पत्र जो 2024 का प्रस्तुत किया गया है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी एक एक तरीके से हाशिए पे पहुंचा दी गई। और उस पार्टी की पूरी बागडोर जो पार्टी जो है वो पूरे इर्द गिर्द घूम रही है सिर्फ और सिर्फ एक पर्सनालिटी की, सिर्फ एक व्यक्तित्व के आजू बाजू में पूरी पार्टी की संरचना की जा रही है। उस पार्टी का पूरा जो व्यू रचना है इलेक्शन का, वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के इर्द गिर्द रचा जा रहा है। ये अभूतपूर्व है। आज तक ऐसा भारत के राजनीतिक इतिहास में कभी देखा नहीं गया है कि पार्टी को हाशिए पे डालकर एक व्यक्तित्व के महिमा मंडल में पूरा का पूरा प्रचार तंत्र लग जाए। यहां तक कि पार्टी के जो सदस्य हैं, पार्टी के लीडर्स जो है, वो भी महिमा मंडल में लगे। जहां तक आप बात कर रही हैं कि इसको आप कैसे देखते हैं, देखिए एक साइकोलॉजी में टर्म है मिथोमैनिया। ठीक है, ये मिथोमैनिया जो होता है ये बेसिकली एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जहां पे इंसान खुद ही बिलीव करने लगता है अपने बोले गए झूठों पर। जो भी वो झूठ बोलता है, वो उस झूठ की कहानी में विश्वास करने लगता है और वो सोचने लगता है कि झूठ जो है ये सच है। ठीक है, और वो उसी 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 में जीना शुरू कर देता। तो ये जो मोदी की गारंटी जो है, मुझे ये वो मिथोमैनिया से कंप्लीटली जो है ना, मतलब क्या कहा जाए, अफेक्टेड दिख रही।
ये बहुत ही ज्यादा इसमें दो चीजें नजर आ रही हैं। एक तो एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी का प्रतिबिंब नजर आ रहा है, यानी एक ऐसा इंसान जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से प्यार कर, ठीक है, जिसको दूसरे किसी के प्रति इम्पैथी नहीं, उस तरीके का मेरे को एक छाप दिख रहा है इसके अंदर में। क्योंकि आप देखिए, यहाँ पे किसानों की बात की जा रही है, किसान 750 किसान मर गए 2021 2020-21 के संघर्ष में, एक कहीं शब्द मेंशन नहीं। इसमें लिखा गया है कि हमने अभूतपूर्व रूप से एमआरपी एमएसपी में बढ़ोतरी की है। कितनी बढ़ोतरी की है, क्या की है, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं दिया। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, हम लोग तो कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने के आदी हैं। यदि इस तरीके का या विजन डॉक्यूमेंट, इस तरीके का विजन डॉक्यूमेंट यदि किसी सीईओ ने कॉर्पोरेट सेक्टर में दिया रहता, किसी कंपनी के सीईओ ने यदि ये ऐसा विजन डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया रहता, तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। अभी तक बाहर का रास्ता जो है शेयर होल्डर्स दिखा, क्योंकि कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, सब जनरलाइज चीजें हैं। सारी की सारी चीजें जो जनरलाइज, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आपको पता है इस विजन डॉक्यूमेंट में कहा गया है हम इंडिया को सेमीकंडक्टर का हब बना देंगे, हम इंडिया को ईवी का हब बना देंगे। आज का ही डाटा है, आज ही हम लोगों ने फॉर्च्यून इंडिया ने स्टोरी की है कि भाई इंडिया का एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो 2023-24 में 3% से गिरा है। पिछले साल $451 बिलियन के प्रोडक्ट्स इंडिया ने एक्सपोर्ट किए थे, जो इस साल घट के $437 बिलियन हो। तो हम क्या बातें कर रहे हैं, मतलब ये तब जब 10 साल आपने मोदी जी को दिए। मोदी जी को 10 साल देने के बाद में जो चुनाव का साल है, उस साल में इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 3% से नीचे गया है। तो अब आप हब बना लो, आप सुनहरे सब्ज बाग दिखा लो, इसका तो कोई अर्थ नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस पूरे संकल्प पत्र में प्राप्ति जी भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर ही नहीं आया। ये इतना अद्भुत उदाहरण है कि किस तरीके से एक पार्टी जो इतने सालों से, कई दशकों से ये कहती थी कि चाल चरित्र और चेहरा हमारा सबसे अलग है, चाल चरित्र और चेहरे में हम बाकी सभी पार्टियों से अलग, वो पार्टी जो अपने कैरेक्टर के कारण जानी जाती, जो अपने लीडर्स के कोहेसिव एज ए यूनिट काम करने के कारण जानी जाती, जहां पे कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता था। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस के इसी तौर तरीके काम करने के तरीकों को उसने उजागर किया कि भाई वहां से वे गांधी परिवार जो है वो डिसीजन लेता है, बाकी और किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो वैसी होगी जिस चीज के विरोध में वो खड़ी हुई। ये एक लड़ाई का सबसे बड़ा जो है ना अवगुण है कि यू बिकम लाइक योर एनिमी, इन ए फाइट यू बिकम लाइक योर एनिमी, आप अपने दुश्मन जैसे हो जाते। तो यहां पर जो है आप एक व्यक्ति का, आप आपकी पार्टी का अस्तित्व इस चीज से हुआ कि एक फैमिली और एक व्यक्ति का भारत की राजनीति पे जो है बहुत ज्यादा प्रभाव था, उसको खत्म करने के लिए कलेक्टिव डिसीजन लेने वाली एक पार्टी का उदय हुआ। क्योंकि आज हम इनके घोषणा पत्र में देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति, मोदी, मोदी के, यानी ये संकल्प पत्र भी नहीं है, मोदी की गारंटी है। आप देखिए कि ये पार्टी का स्तर इतना गिर गया है कि अब ये थर्ड पर्सन फिगर ऑफ स्पीच में ये बात कर, मोदी जी भी जो है बोल रहे हैं मैं मोदी की गारंटी ले रहा हूं। तो ये थर्ड पर्सन, मतलब ये फिगरेटिव स्पीच जो है ये तो हास्यास्पद है। ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि कोई भी मीडिया या कोई भी चैनल जो है वो इस चीज पे क्यों नहीं एक प्रोग्राम कर रहे हैं कि भाई ये थर्ड पर्सन में क्यों बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है नरेंद्र मोदी जब स्टेज पे चढ़ते हैं कि वो किसी और मोदी के बारे में बात कर, कि थर्ड पर्सन में बात करने का अर्थ क्या हुआ। तो ये बड़ी हास्यास्पद चीज चल रही है। जी आप कुछ कहना चाहेंगे प्राप्ति? जी राजीव जी, आपने ये कहा कि ये अपने दुश्मन जैसे बनते जा रहे हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी के विरोध करते थे और उनके जैसे बनते जा रहे हैं। पर मुझे तो इतिहास में कहीं ये उदाहरण नहीं मिलता है कि किसी भी पार्टी ने इस तरीके का कोई काम किया।
कि उनका संकल्प पत्र जो है पूरी तरीके से मतलब एक आदमी का जयगान करने में लगा हुआ है। मोदी की गारंटी फलाना-फलाना विकास, मोदी की गारंटी फलाना-ढिकाना विकास। ये इस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा मोदी की गारंटी। मतलब ऐसा लग रहा है कि इस पूरे देश में काम करने वाला एक ही आदमी है। कम से कम बीजेपी में काम करने वाला एक ही आदमी है। दूसरा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या ये मोदी की गारंटी अब क्यों आ रही है? 10 साल तो इनको मिले हुए थे ना? तो क्या इससे पहले क्या मोदी जो है मोदी की गारंटी नहीं हुआ करती थी इसलिए इतने फेलियर्स हुए और अब मोदी की गारंटी है तो अब काम ठीक होगा ये और क्या इनके घोषणा पत्र में आपको कोई भी एक ऐसी चीज़ दिखी जो आपको ऐसा लगा कि नहीं ये कुछ सिंसियरली सोच रहे हैं? देखिए, 10 साल इनको मिले, 1 दशक में इनके पास में दिखाने के लिए क्या है? आप बताइए। आज ये देश जो है बेरोजगारी के आप समझ लीजिए मतलब ये ऐतिहासिक इतिहास में कभी भारत में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई है जितनी आज के समय में है। आज से 2 महीने पहले मैंने फॉर्च्यून इंडिया में एक स्टोरी किया था कि सीएमआईई का डाटा है कि 44% नौजवान जो 20 साल से 24 साल की जो उम्र है उसमें बेरोजगार। प्राप्ति जी यही उम्र थी जब हम लोगों ने सबसे पहले अपनी नौकरी पाई। ठीक है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में 21-22 साल में आप यूजुअली जॉब इसमें सेक्टर में आ जाते। हमारे वक्त में 20-25 साल पहले जॉब मिल जानी। आज आप सोचिए 44% बेरोजगारी यानी हर दूसरा नौजवान बेरोजगार है क्योंकि आज हर घर में बच्चा बेरोजगार बैठा है। उसके माँ बाप ने इतनी फीस खर्च की है, इतना फीस लगा के पढ़ाया है, वो सब करने के बाद भी बच्चे जो है बेरोजगार बैठे। तो ये किसी माँ बाप को अखरेगा नहीं क्या? देखिए इन्होंने अपने संकल्प इसमें देखिए संकल्प तो बोलना ही बेकार है। मोदी की गारंटी में इन्होंने बहुत सारी बातें की पर जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, ये सारी बातें जनरलाइज है। जब तक आप स्पेसिफिक बातें नहीं करोगे और स्पेसिफिक ब्लूप्रिंट नहीं दोगे, तब तक जो है मैं क्या चर्चा करूंगा और क्या उसके ऊपर मैं बताऊंगा। आप जो भी बातें कर रहे हो 2047 की बातें कर रहे हो, भाई क्या आप 2047 तक रहोगे क्या सत्ता में? ये सपना आपने क्यों पाल के रखा है? देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। ये जो पूरा का पूरा 2024 का जो चुनाव हो रहा है, इसके पहले क्या हुआ आप देखिए। अपोजिशन के लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। जो मेन विपक्षी पार्टी है उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। ठीक है, और हमको ये इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पता चला कि सबसे ज्यादा रिसोर्सेज जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी ने गार्नर कर लिए हैं। 18,000 करोड़ रुपए इनको इलेक्टोरल बॉन्ड और इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू मिले हैं। और सारी पार्टियों का यदि हम ऐड कर दे इंडिया में जितनी भी पार्टी है तो भी मिला के उतना नहीं हो पाएगा जितना अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 56-57% अकेले इनको ही फंड गया है। तो ये इस तरीके का कुश्ती का मुकाबला हो रहा है जहां पर एक पहलवान तो खा पी के अंडा चिकन मटन एकदम केले फ्रूट्स खा के तगड़ा हुआ है और वहीं दूसरी तरफ जो है एक ऐसा पहलवान है जिसको 10 दिन से भूखा रखा गया। और वहीं दूसरी तरफ इस पहलवानी की प्रतियोगिता में रेफरी भी आपका, कोच भी आपका, दर्शक भी आपके, सभी आपके लिए चिल्ला रहे हैं। ठीक है, और जो दूसरा जो बेचारा है कमजोर पहलवान उसके लिए कोई भी नहीं। वही 2024 का इलेक्शन कि ये जो मोदी जी ने मोदी बनाम इंडिया अलायंस का जो इलेक्शन कर दिया है वो जान के किया है। पहले इन्होंने कमजोर कर दिया पूरे विपक्ष और वहीं दूसरी तरफ मीडिया इनके लिए बैटिंग कर रहा है। इनके लिए जितने अन्वेषण विभाग हैं, जितने सरकारी तंत्र हैं, वो इनके लिए बैटिंग कर रहे हैं। सारे कॉर्पोरेट जगत, भारत का पूरा कॉर्पोरेट जगत इनके लिए बैटिंग कर रहा है। तो ये इनको ऐसा लग रहा है कि इतना सुनहरा मेरे लिए अवसर और दूसरा आएगा नहीं जहां मैं ये दिखाऊंगा कि पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मेरे नाम पे वोट आएंगे, मैं जिताऊंगा भारतीय जनता पार्टी। जबकि बात ऐसी नहीं है। ये मुकाबला तो एक कमजोर दुर्बल विपक्ष वर्सेस भारत के सारे पूंजीपति प्लस भारत की सारी मीडिया प्लस भारत का सारा अर्थतंत्र प्लस भारत के जितने सरकारी महकमे हैं, खासतौर पे खोजबीन अन्वेषण विभाग जितने भी हैं, वो सारे के सारे मिलके मोदी जी को हेल्प कर।
तो ये सिर्फ मोदी बनाम इंडिया अलायंस की फाइट नहीं है, ये इंडिया अलायंस जो है वो मीडिया से भी लड़ रही है, वो सरकारी तंत्र से भी लड़ रही है, वो कॉर्पोरेट जगत के साथ साथ भी लड़ रही है क्योंकि उनको पैसे नहीं दे जा रहे। तो ये मुकाबला बहुत ही अनइवन हो रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ जनता, आप लोग जो है, आप लोग डिसाइड करेंगे, आप लोग को इस चीज का फैसला करना है कि जब कोरोना में आप दर बदर भटक रहे थे अपने घर के किसी व्यक्ति को लेके, तब आपको मोदी जी का सुशासन नजर आया था क्या? जब आप डिमोनेटाइजेशन के लिए लाइनों में लगे थे, तब क्या आपको मोदी जी का सुशासन नजर आया था क्या? जब 2020 के बाद से नौकरियां आपकी गई या आपके घर के सदस्यों की गई, तब क्या मोदी जी का सुशासन आपको नजर आया था क्या? जब पेट्रोल 100 के पार चला गया, तब क्या मोदी जी का सुशासन आपको नजर आया था क्या? ये पूरा का पूरा अब जनता बनाम मोदी की फाइट होगी। आप इस बात को समझिए। और जनता जो है, इनको अपना क्रोध जो अभी तक इन्होंने सहेज के रखा है, सिर्फ और सिर्फ यही मौका है, यही एक मौका है जहां पर आप घरों से बाहर निकल के अपने जो क्रोध है उस क्रोध को प्रकट कर पाएंगे अपने वोट द्वारा। तो कृपया ध्यान रखिए कि ये बहुत अहम मुकाबला है, ये आपके लिए, ये 2024 का चुनाव। जी प्राप्ति जी, आप कुछ कहना चाहते राजीव जी, क्या आपको लगता है कि ये इस चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी जीत गए, तो ना केवल बीजेपी बल्कि जो डेमोक्रेटिक भारत है, जो प्रजातांत्रिक भारत है, बीजेपी और प्रजातांत्रिक भारत दोनों खत्म हो जाएंगे? आपको शक है क्या कि अभी तक खत्म नहीं हुए? 70-80% तो अभी नजर आ रहा है, सिर्फ जब तक नाम भर का। इलेक्शन देखिए, हो रहे हैं तब तक तो खत्म नहीं हुआ है। देखिए ये तो थोड़ी ऐसा, उम्मीद है। इलेक्शन तो रशिया में भी होते हैं, इलेक्शन तो रशिया में भी होते हैं, ठीक है। पर आप ये देखिए, सिर्फ इलेक्शन ही तो प्रजातंत्र का एक मानक नहीं है ना। प्रजा सिर्फ इलेक्शन करा देना जो है, यही तो नहीं बताता कि देश के अंदर में डेमोक्रेसी है। सहभाग कहाँ है, जनता का सहभाग कहाँ है? आज आप सोचिए, जो इस देश में 56 करोड़ लोग जो है वो रोजगार में लगे हैं किसी ना किसी तरीके से। उसमें जो सबसे बड़ा वर्ग है 25 से 26 करोड़ का, वो है किसानों का। आज वो किसान त्रस्त है, वो रोड पे आके आंदोलन कर रहा है, आप उनकी तरफ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। इस देश के 140 करोड़ में कम से कम आधी तो महिलाएं हैं। महिलाओं से रिलेटेड मुद्दे पे आप देखिए कि महिला पहलवानों ने जो देश के लिए गर्व, मतलब मेडल जीत के लेके आई, जो गर्व का विषय थे, उनको सड़क पे खींच के उनके साथ क्या किया गया। मणिपुर जैसा राज्य 1 साल से दहक रहा है और हमको कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है। तो आप प्रजातंत्र की जो बात कर रही हो, प्रजातंत्र का मतलब चाल चरित्र और चेहरा जो कहा जाए प्रजातंत्र का, वो तो विकृत होता हुआ अभी से नजर आ रहा है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं पुनः ये मोदी की गारंटी बनाम संकल्प पत्र पे आती हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये संकल्प पत्र जैसी जो चीज है या मैनिफेस्टो जैसी चीज है, वो वो किन के लिए बनाया जाता है? आम आदमी तो आम तौर पर पढ़ते नहीं है, ऐसा ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है कि ये एक जी, इंटेलेक्चुअल वर्ग के लिए बनाया जाता है? हाँ, बस ये इंटेलिजेंशिया के लिए बनाया जाता है। कुछ हमारे जैसे पत्रकार जिनको लिखना पड़ता है ना, इन विषयों पे, वो पढ़ते हैं इसको। और जो इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल क्लास है, इकोनॉमिस्ट है, इस तरीके के लोग पढ़ते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी इतने ज्यादा मिथोमैनिया से ग्रसित हो गए हैं कि उनको ये लगने लगा है कि उनके गढ़े गए झूठों को जो है इंटेलिजेंशिया जो है, इंटेलेक्चुअल क्लास जो है, वो भी विश्वास करेगा। यही अपने आप में मुझे हास्यास्पद लगा। भाई, मोदी की गारंटी कोई और तो पढ़ने नहीं वाला है। जो भी चैनल्स पे दिखा दिया जाएगा वो थोड़ा बहुत लोग सुन लेंगे, पढ़ेगा तो कोई भी नहीं। पढ़ेगा कौन? इंटेलेक्चुअल क्लास। तो क्या मोदी जी अब ये समझने लग गए कि इंटेलेक्चुअल क्लास भी उनके झूठ में विश्वास करने लगा है? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। जी प्राप्ति जी। जी, वही इनका कम्युनिकेशन का डिस्कनेक्ट भी मैं इसीलिए बार-बार ये कह रही हूँ कि शायद ये जो है ये स्ट्रैटेजी में गलती जो है और कम्युनिकेशन की गलती जो है, वो इसीलिए हुई है क्योंकि सब मोदी स्तुति में लगे हुए हैं और जिसको समझ में भी आ रहा होगा उसने भी शायद उसमें कोई आक्षेप नहीं उठाया, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। क्योंकि ये अगर ये इंटेलिजेंसिया के लिए है, इंटेलेक्चुअल्स के लिए है, तो इस तरीके के नाम और इस तरीके की बातें जो है, जिस तरीके का ये संकल्प पत्र है, वो बनाते ही नहीं।
तो या तो आपका पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो चुका है दुनिया से कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, किससे आप बात कर रहे हैं, ये इनको समझ में ही नहीं आता है। पूरी तरीके से अपने अपने झूठों में इतने ज़्यादा घुलते जा रहे हैं कि इनको पता ही नहीं है कि अब इनको ये सारी बातें सच लगती हैं। दूसरा ये कि पार्टी में अब कोई स्ट्रैटेजी नहीं बची है, जो बोल रहे हैं, एक आदमी बोल रहा होगा और सब जो है उसके ऑर्डर्स का पालन कर रहे हैं, वो चाहे कितना भी गलत हो। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी से जो प्यार करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो विजन में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के स्लोगन में विश्वास रखने वाले लोग हैं कि चाल, चरित्र और चेहरा ये सभी पार्टियों से अलग है। ये उन कार्यकर्ताओं के लिए भी आज सोचने का विषय बन गया है कि क्या उन्हें मोदी की गारंटी नामक स्लोगन पे इलेक्शन लड़ना है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी जिस सोच के साथ में उभरी थी, उस सोच के साथ में इलेक्शन लड़ना है। इनफैक्ट प्राप्ति जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप कम्युनिकेशन की काफी विख्यात प्रोफेशनल रही हैं, बहुत सारी एजेंसीज में भी आपने काम किया, आपने बहुत सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए विजन डॉक्यूमेंट और इस तरीके की चीजें भी बनाई हैं। आप इनके संकल्प पत्र को देख के या मोदी की गारंटी को देख के आपका क्या इसके ऊपर में विचार है? मोदी की गारंटी बोलते हुए भी अजीब सा लग रहा है। जी बोलिए। जी, पहली बात तो ये कि बहुत ही कन्फ्यूज़िंग चीज़ है कि हमेशा देखिए बीजेपी अपने आप को एक अलग ढाँचे की पार्टी बताती आई है, इसलिए मैनिफेस्टो को उन्होंने संकल्प पत्र बोल दिया। हमने मान भी लिया कि हाँ जी, इसी को मैनिफेस्टो बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप इसको संकल्प पत्र बोल रहे हैं, सुनने में भी अच्छा लगता है। अब अचानक से ये जो मोदी की गारंटी बन गया है, तो कहीं न कहीं ब्रांड बीजेपी जो है, वो तो एकदम मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक्सटिंक्ट, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें तभी होती हैं जब सारी की सारी मतलब पार्टी के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं रह जाती। एक लीडर को इस तरीके से तभी बढ़ाया जाता है जब कोई अपोज़ करने वाला नहीं है या सबको समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस चीज़ के खिलाफ कुछ बोलूँगा, तो शायद मुझे भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए या मुझे ठंडा कर दिया जाए, बैठा दिया जाए। तो पहली बात तो ये कि ये समझ में आ रहा है कि ये एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा है और एक व्यक्ति की जो अ, फ़ेम की जो लालसा है, जो लोगों के बीच में जाने-जाने की जो लालसा है और मुझे ये मिथोमैनिया, आप जो मिथोमैनिया, मिथोमैन नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोल लीजिए क्योंकि मिथोमैनिया जो आपने कहा, वो अपने झूठों पर आप जब विश्वास करने लगते हो, वो एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है। उसका पहला जो चरण रहता है वो नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर रहता है, जिसमें आदमी अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसे उसके अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। एम्पैथी की कमी रहती है। वो अपना कोई किसी भी तरीके का क्रिटिसिज़्म, किसी भी तरीके की निंदा नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो बीजेपी में मुझे ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे जो है ऐसा ही होता जा रहा है। इन्होंने अपने ही झूठ को पूरी तरीके से आत्मसात कर लिया है कि भाई जीतेगा तो मोदी और मोदी ही जिता सकता है। पहले ये सारी चीज़ें जो है देखिए एक कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आप झूठ एग्ज़ैक्टली नहीं पर अश्वत्थामा हथ के दायरे में चलते हैं। है ना? कि संतूर जो है तो संतूर साबुन आपको यंग दिखाता है। आप सबको मालूम है कि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा होता नहीं है, पर ये ब्रांड बनाया जाता है। अब संतूर बनाने वाले अगर मतलब ये समझने लगे कि भाई हम रोज़ लगाते हैं और हमको हमारी उम्र कम होने लगेगी, तो ये पागलपन होता है, राइट? अगर अगर संतूर साबुन बेचने वाले, बनाने वाले ये समझने लगे कि भाई ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ है इसमें, तो इनके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि एक हद तक सेल्समैनशिप ठीक है, एडवर्टाइज़मेंट ठीक है कि आप मोदी जी को बहुत बड़ा लीडर बता रहे हैं, बताना भी चाहिए। आप उन्हीं को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एज़ द पीएम कैंडिडेट तो बताना चाहिए, उनके लीडरशिप क्वालिटीज़ बतानी चाहिए। ये सारी चीज़ें ठीक है, पर आप अगर यही मानने लगे कि वो सर्वशक्तिमान है और वो खुद ही मानने लगे, तो ये फिर वही बात हो गई कि संतूर साबुन जो है, वो बनाने वाले जो है इसलिए लगाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो यंग होने लगेंगे, ऐसा होता नहीं है। तो ये पागलपन की हद पर आ चुका है मामला यहाँ पे। तो जहाँ तक मुझे ये समझ में आता है कि किसी ने इन्हें रोका नहीं। जब ये बातें कर रहे होंगे कि देखो
कभी भी स्ट्रैटेजी डिस्कशन जब होता है तो क्या होता है, आप आइडियाज प्रेजेंट करते हैं कि हम किसी बात को कैसे रखेंगे, ये क्रिएटिव होना चाहिए, इस तरीके के फोटोग्राफ्स होने चाहिए, ये हम बातें करेंगे। तो या तो इनकी टीम के लोगों को ये समझ में आ गया कि इन्हें इनकी स्तुति स्तुति सुनना ही पसंद है। इनकी जितनी तारीफ करेंगे हम उतना ज्यादा इनके करीब आ पाएंगे कि अरे साहब आप तो बहुत बढ़िया। ये एजेंसीज भी करती है। देखिए जब एजेंसीज का काम क्या है, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी या कोई भी एजेंसी है, क्रिएटिव एजेंसी, उनको तो अपने बिजनेस से मतलब, तो जाके वो यही देखती है ना कि भाई ये आइडिया जो है वो सेल कैसे करें, हमें कैसे काम मिलेगा, हमें काम झूठ बोलकर मिलेगा कि सच बोलकर मिलेगा। अगर सच बोलकर काम मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, तब ब्रांड बहुत अच्छा बनता है। और अगर उनको मालूम है कि भाई हमें इस आदमी की तारीफ करके कि अरे मोदी जी को चलाइए, वही चल रहे हैं, वही है आपका ब्रांड और बीजेपी तो कुछ नहीं है, ये बोलने से हमें काम मिलेगा, तो वो भी जाके यही बोलेंगे। ये इस दुनिया का नियम है। तो मतलब जो कोई मैं जाके कह रहा था ईमानदारी नहीं वही, कर। जो मैं कह रहा जी था वही बात जो है कि भाई भाजपा जो है वो चली गई है हाशिए पे, और यहाँ पर केंद्र में आ गए हैं नरेंद्र मोदी, है ना। और उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो लोग भी इस चीज पे विश्वास कर रहे हैं या विश्वास नहीं भी कर रहे हैं, तो भय से या लालच से वो निरंतर सुप्रीम लीडर को यही समझा रहे हैं कि साहब ये चुनाव तो आपके आपके ही ऊपर आधारित होना चाहिए, और ऐसे होना चाहिए कि आप मतलब मोदी बनाम इंडिया अलायंस की एक पार्टी। एम आई राइट? आप यही यही कहना चाह जी। रहे हैं? और देखिए इससे दो बातें होंगी। अगर जीत गए तो वैसे भी बीजेपी हाशिए में थी, और वैसे भी हम्म। डेमोक्रेसी बीजेपी में तो बची नहीं है, देश में भी नहीं बची है। और अगर हार गए तो फिर जितने बीजेपी के लीडर्स हैं जिनका कद छोटा कर दिया गया है, वो कहीं ना कहीं बड़े हो पाएंगे कि साहब आप ही थे जिताने वाले और आपकी वजह से हारी। तो ये बहुत तो आप सुनहरा मौका बीजेपी के लिए भी है अपने आप को रिवाइव करने का, अगर ये हारते हैं। ना केवल इंडिया के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ा सुनहरा मौका है कि अगर ये हारते हैं तो कम से कम पार्टी बचेगी, अगर ये जीतते हैं तो पार्टी नहीं बचने वाली है। तो इसी बात के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं राजीव जी। अर्थ सत्य देखते रहिए। धन्यवाद।